हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और प्रैक्टिकल। अगर तो आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस को देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैसे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूनिक मेथड से एक फॉर्मेट बनाया था और साथ में हमने एक प्रैक्टिकल भी कर लिया था प्रैक्टिस के लिए। और आज हम एक और प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिससे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटली क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसके सम्स को हम कैसे कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सबको पता है कि अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई भी क्वेरी है किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उस चैनल का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप देख ही रहे हो कि आपके सामने एक प्रैक्टिकल मैंने तैयार रखा हुआ है। ये प्रैक्टिकल में हमने ख़ास ध्यान कहाँ पे देना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी, और इसमें भी कई चीज़ें हमने ध्यान में देनी है। सो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। अब ये आपके सामने बैलेंस शीट तैयार हो गई है, बनी हुई है। आपने बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले ध्यान में देना है कि अगर आप सम करो तो उससे पहले आपको पता हो कि कौन कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने गिवन दी है। अब दोस्तों, पहले देखो कि मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 75,000 वॉर सोल्ड फॉर 60,000। मतलब ये कि यहाँ पे हमने परचेज़ किया था 75,000 का और उसे सोल्ड किया है 60,000 में, तो 15,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। सो इस चीज़ की भी आपने ट्रीटमेंट ध्यान में रखनी है। मैं आपको बस बता रहा हूँ, जब हम करेंगे तो करके दिखाऊंगा। सो उसके लिए भी आप वेट करो। अब देखो सेकंड क्या है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000 ऑन इक्विटी शेयर एंड 10,000 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल सी बात है, नॉन कैश में आ जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने पे कर दिया है, 2 बार इसकी एंट्री आएगी। करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। अब थर्ड नंबर पे क्या है, दैट इज़ डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ईयर 20,000। मतलब ये देखो कि जो आपने मशीनरी यहाँ पे ख़रीदी है और जो बीच में होगी आपका 2010 और 11 का बैलेंस, उन सब को एक अकाउंट के लिए प्रिपेयर करना है। जो मैंने ऊपर एक वर्किंग नोट आपके लिए अकाउंट बनाया है, इसी में हमने इसका वर्किंग नोट तैयार करना है, ताकि जब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो हमें पता लग सके कि हमारी सेल ज़्यादा हुई है, परचेज़ हुई है, कि दोनों हुए हैं, कि लॉस हुआ है। ये सारी चीज़ें हम अकाउंट बना के पता करेंगे। अब दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये गिवन है तो हमने क्या करना है ये भी बताऊंगा। अब ये गिवन ना होता तो क्या करना था ये भी बताऊंगा। सो इसलिए ये पॉइंट को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अब स्टार्ट, तो उसके साथ साथ आपको क्लियर करूंगा। सो इसलिए इसे 2 बार या 3 बार जितनी बार हो सके स्टार मार लो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं पे आप यहीं गलती कर बैठते हो। सो इसलिए अब करते हैं स्टार्ट। ध्यान से इस चीज़ को समझना। अब सबसे पहले दोस्तों, आप सबको मैंने पीछे क्लियर कर दिया था लास्ट वीडियोस में कि अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको आंसर पहले ही पता होता है। सो इसलिए मैंने पहले ही आंसर पता कर लेना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा। वो कैसे करूँगा, देखो। अब देखो, यहाँ पे आपको कैश बैंक में भी दे दिया और हैंड में भी दे दिया। आपने क्या करना है, दोनों को ही ले लेना है ऐड करके। अब ये कैसे करना है, देखो। ओपनिंग है तो ये दोनों ऐड कर दो, क्लोजिंग है तो ये दोनों ऐड कर दो। अब मैं करके दिखाता हूँ, आपको आंसर क्या आएगा ये भी पता लग जाएगा। अब ये देखो, आपके सामने मैंने 3 चीज़ें लिख ली हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आपको कितना गिवन है, अब मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने वैल्यू है, दैट इज़ 75,000 और 50,000। 75,000 प्लस 50,000, ये आपका बन गया 1,25,000। 1,25,000 बन गया। अब आ जाओ आप ओपनिंग के ऊपर। ओपनिंग कितना है, 50,000 प्लस 25,000। 50,000 प्लस 25,000, ये जो आपने किया तो आपका बन गया 75,000। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, आपस में माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो आपका नेट इंक्रीज इन कैश बनेगा। मैंने 125 में से 75 कैलकुलेट किए, माइनस किए, तो मेरा 50,000 जो बैलेंस आया दैट इज़ कॉल्ड नेट इंक्रीज इन कैश। और मैंने अब ये देखना है कि जो ये 50,000 आया है
ये मेरी इन 3 एक्टिविटीज़ में से निकल के आया है। सो अगर मेरा 50,000 आंसर आता है इन तीनों एक्टिविटीज़ में सब चीज़ों को डिवाइड करने के बाद, तो मैं सही हूँ, नहीं तो कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई। अब देखो दोस्तों, बैलेंस शीट आपके सामने मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने कैश तो लिख लिया, मुझे आंसर पता लग गया कि 50,000 मैंने डिवाइड करके लेकर आना है किसी भी तरीके से इन तीनों एक्टिविटीज़ में। अब सबसे पहले देखो कि इक्विटी शेयर कैपिटल। अब दोस्तों आपके सामने सबसे पहले क्या है, दैट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको पता है ना, आपने 2,50,000 लेना है और ना आपने 3 लाख लेना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय आपने क्या करना है, इन दोनों साल के बीच का डिफरेंस लेना है। सो आपको यहाँ पे अब ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी कि इशू किए गए हैं 31 मार्च को। इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। पहला इफ़ेक्ट तो मैंने इशू बता दिया कि हमें पता लग गया कि शेयर को इशू किया गया है और कुछ नहीं। सो इसलिए हमने इशू मान लिया। सो इशू हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, दैट इज़ इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी आ जाएगी, दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज़ 50,000, और ये नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि आपने इशू किया है। अब आगे आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख और 50,000। अब यहाँ पे ना एक किस्सा शुरू हो गया। आपको अब कम दाम में कभी भी आप शेयर्स को इशू तो करते ही नहीं हो, आप रिडीम कर सकते हो लेकिन इशू नहीं। सो इन दैट केस आपने ये नोट आउट किया कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्या किया गया है, रिडीम किया गया है। सो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन लिखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास आ जाएगा 50,000, लेकिन ये बनेगा आपका नेगेटिव। ठीक है, अब समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्या है आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके पास डिफरेंस कितना है, 25,000। ये दिख रहा है आपके पास कि 1 लाख में से 75,000 गए तो नेट प्रॉफिट आपका 25,000 आएगा। और ये चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड आउट की जाएगी क्योंकि ऑपरेटिंग का अगर हम इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे तो आप यहीं पे इसे नोट आउट करोगे और आपके पास जो अमाउंट आएगी 25,000 वो पॉजिटिवली यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट आता है 10% डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर्स अब आएगी, जो आपको मैंने बताया था वो लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हो इन्होंने क्या लिखा है, 31 मार्च 2011 को इशू किया गया। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 2010 और 11 का ईयर है। अगर 2011 31 मार्च को किया गया, इट मीन्स वो इस साल में किया गया, ना कि इस साल में, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट होने से पहले इस ईयर के क्लोजिंग में आपने क्या कर दिया, इशू कर दिया डिबेंचर्स को। अगर तो ये डेट फिक्स ना होती या ना पता होती तो हमने किस पे रेट, जो रेट दिया है इंटरेस्ट, वो हमने किस पे लगाना था, 1,50,000 पे। लेकिन अब हम लगाएंगे 1 लाख के ऊपर। ये ज़रूरी चीज़ है। आप कहीं पे यहाँ पे ही गलती बात बैठते हो कि शायद आपको डेट दी भी हो तो आप समझते हो शायद इसका कुछ मतलब नहीं है, आप इसी पे लगा बैठते हो और यहीं पे आपका गलत हो जाता है। सो इसलिए आपने इस चीज़ को नोट करना है, डेट दी है तो आपने उसे ध्यान से करना है। अब हम इस पे लगाएंगे ना कि इस पे। सो अब पहले लिख लेते हैं 10% डिबेंचर्स, कितना डिफरेंस है 50,000 और इशू किए गए हैं। आपको पता है कि आपने इसे कहाँ लिखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने बन जाएंगे आपके, 50,000 पॉजिटिवली आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या था, इंटरेस्ट, और वो भी यहाँ पे किया जाएगा। अब इंटरेस्ट के ना 2 इफेक्ट पड़ेंगे, आपको पता है। पहला क्या है, दैट इज़ 10%। अब 10% किस पे है, इसके ऊपर, यानी 10,000। अब ये जो 10,000 है वो कहाँ कहाँ जाएगा, ध्यान से समझो। पहले तो यहाँ पे जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, नेगेटिव में आपने पे किया है इसलिए आप नेगेटिव लेकर जाओगे। फ्लो आउट हुआ है, यहाँ पे लिख लो, पे किया गया यानी फ्लो आउट हुआ है तो 10,000। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा एक और एक्टिविटी पे, किस पे पड़ेगा, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग के ऊपर। मैं यहाँ पे नोट आउट करने वाला हूँ इंटरेस्ट ऑन किस पे, दैट इज डिबेंचर्स 10,000।
अब ये 10,000 आपने यहाँ पे, सॉरी ब्रैकेट नहीं आना था, प्लस में ही रखना है आपने। क्यों प्लस में? क्योंकि आपके पास ये चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक नॉन कैश बन के आई है। जो इंटरेस्ट लगा है वो डिबेंचर्स पे लगा है, इसमें आपका कोई कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो नॉन कैश है। सो इसलिए हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। यहाँ तक हो गया। अब आपके सामने है सन्ड्रे क्रेडिटर्स। आपको मैंने बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम इंक्रीज इन करंट एसेट, लायबिलिटी वगैरह फॉर्मेट देखोगे तो पता लगेगा। आपने देखा यहाँ पे कि सन्ड्रे क्रेडिटर लायबिलिटी है, कितना बड़ी है, दैट इज़ 10,000। सो मैंने बताया था कि करंट लायबिलिटी, और अब पहले यहाँ पे लिख लो इंक्रीज इन लायबिलिटी। किस लायबिलिटी में? सन्ड्रे क्रेडिटर्स की लायबिलिटी में आपका इंक्रीज हुआ है, तो ये होता है पॉजिटिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपके क्रेडिटर्स बड़े हैं तो आपके पास पैसा आया है। अब लायबिलिटी भी बड़ी है, वो बात अलग है, लेकिन हमने व्यू पॉइंट देखना है किसका? कैश का। सो इसलिए कैश बड़ा है तो हम यहाँ पे इसे ऐड करेंगे 10,000 को। लग गई समझ क्यों ऐड किया? अगर आपने फॉर्मेट समझना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो को भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये हमने कैसे किया है। अब देखिए दोस्तों, अब आपका वो तो क्लियर हो गया। अब आपके पास जो लायबिलिटी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बढ़ेंगे एसेट की ओर, जिसमें सबसे पहली आती है गुडविल। अब दोस्तों ये गुडविल का क्या असर है यहाँ पे? पहली बात तो ये है कि जो गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट में दी है तो वो क्या मानी जाएगी? रिटर्न ऑफ, यानी ख़त्म। अब मैं इससे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नोट आउट करने वाला हूँ। क्यों? पहले ये समझो क्यों। क्योंकि गुडविल भी आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। आप तो कहोगे भाई गुडविल ने तो आपके कैश पे इफेक्ट डाला, नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि गुडविल कम हुई है, कैश तो नहीं हुआ ना। अब देखो सीधा सा पॉइंट है कि कंपनी ने अपनी रेपुटेशन को कम किया या ज़्यादा किया, वो उनकी मर्जी थी। उसमें कंपनी ने अपना कोई कैश यूज़ तो नहीं किया, कैश कहीं पे इफेक्टेड तो नहीं हुआ। सो इसलिए ये नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश है ये। अब यहाँ पे लिख दो आप कितना? 10,000। डिफरेंस में आपने जो आया वहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट आ रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर यहाँ पे आपके पास अब अकाउंट बनेगा, क्योंकि आपने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखी है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी क्या है, दैट इज़ 2 लाख आपका ओपनिंग है और 1,80,000 आपका क्लोजिंग है। अगर मैं इसे अपने फॉर्मेट यानी प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बना के करूँ तो वो ईजी हो जाएगा। अब ये अकाउंट में मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को फिल कर दिया हुआ है पहले। अब इसके बाद मैंने क्या करना है देखिए। अब यहाँ पे आपके सामने एडजस्टमेंट दी हुई है। मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 75,000 वाज सोल्ड फॉर 60,000। ये है परचेज और ये है सेल, और बीच में हो गया लॉस। समझो इस चीज़ को। अब इस अकाउंट में मैंने क्या किया, जो तो आपने परचेज की थी मैंने लिख दिया टू बैंक, परचेज लिख दिया साथ में। कितने की परचेज की है? 75,000 की, राइट। और मैंने लिख दिया यहाँ पे बाय सेल अकाउंट। कितना आ गया यहाँ पे? आपने सेल कितने की? 60,000 की। और आपने लिख दिया बाय लॉस भी लिख दिया, किस में? सेल के ऊपर। कितना आया? दैट इज़ दोनों को आपने किया तो 15,000 का लॉस भी हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने एक डेप्रीसिएशन भी की थी, जो मैंने नीचे आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में। डेप्रीसिएशन प्रोवाइड कितनी? 20,000। लग गई समझ? ये डेप्रीसिएशन और कहीं पे तो लगती नहीं है, फिक्स एसेट पे लगती है, और एक ही आपकी फिक्स एसेट है। अब ये दोनों चीज़ों को अब हमने मैच करना है। अगर तो मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस वाला भी हम देखेंगे क्या करना है। 2 लाख आपने किया, 75,000 हो गया। 2,75,000 में से मैंने इस चीज़ को लेस कर दिया, अगर तो ज़ीरो आ गया समझ लो मैच है। सो मैंने किया तो यहाँ पे आपके सामने सेम आंसर आ गया। सो इट मीन्स ये आंसर आपके सेम सेम आ गए। अब इन चीज़ों के इफ़ेक्ट को जानो। ओपनिंग क्लोजिंग हमने कुछ नहीं करना। अब परचेज़ वाला देखो, मैंने क्या करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने की है। मैंने कहा परचेज़ किया मैंने किसको? प्लांट एंड मशीनरी को। कितने में इनको परचेज़ किया? आपके सामने है, दैट इज़ 75,000। सो 75,000 आपका यहाँ पे आ गया। अब आपने सेल भी किया था साथ में ही, सेल भी आएगा आपका।
अब सेल कितने का है आपके पास, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दैट इज़ 60,000। अब दो इफ़ेक्ट तो और पड़े हुए हैं, इस चीज़ को समझो। देखो ये दोनों इफ़ेक्ट ही कौन से हैं, नॉन कैश। ये अगर आप लॉस हो तो लॉस भी आपका नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन है तो वो भी आपका नॉन कैश है। ये मैंने वैसे आपको फॉर्मेट में पीछे समझा दिया है कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन ये दोनों नॉन कैश आएंगे। इसके पीछे रीज़न भी बताता हूँ, पहले आप अमाउंट लिख लो 15,000 और 20,000। अब आपके पास रीज़न क्या है कि लॉस ऑन सेल, आपकी फ़िक्स एसेट की वैल्यू कम हुई है, कैश तो नहीं कम हुआ। आपकी फ़िक्स एसेट की वैल्यू के कारण आपके बिज़नेस में कमी आई है, लेकिन इसमें किसी कैश ने इफेक्ट तो नहीं डाला ना, कैश तो कम नहीं हुआ, कैश तो उतने का उतना रहा, सो इसलिए वहाँ पे ऐड हो गया। अब डेप्रिसिएशन तो होता ही नॉन कैश है, क्योंकि डेप्रिसिएशन कब होता है, जब आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है। और सबसे बड़ी बात, इसकी जर्नल एंट्री में आप कभी भी देखो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट आता है या कोई फिक्स एसेट का नाम आता है, तो कभी भी कैश तो आता ही नहीं है। सो इफेक्टेड हुआ ही नहीं कैश, तो उतना के उतना कैश क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लग गई समझ। अब इसके बाद देखो, अब प्लांट एंड मशीनरी हो गया, अब डेटर्स हैं वो भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये तो हम कर चुके हैं। अब देखो डेटर्स और स्टॉक हमारे करंट एसेट हैं। पहले नंबर पे डेटर कितने बड़े हैं, अब मैंने कहा था करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर बड़ी करंट लायबिलिटी तो ये भी बढ़ेंगे, मतलब कैश भी बढ़ेगा। अगर करंट एसेट बड़े हैं तो वो लेस हो जाएंगे। अब डेटर्स बड़े हैं और स्टॉक भी बड़ा है, दोनों बड़े हैं, और दोनों स्टॉक बड़ा है 25,000 से और डेटर्स बड़े हैं 50,000 से। तो ये भी यहाँ पे ही हम लिखेंगे कि इंक्रीज इन करंट एसेट दैट इज़ डेटर्स कितने के बड़े हैं, 50,000 के। लेकिन अब आएगा नेगेटिव, रीज़न आपको मैं बताता हूँ, अभी रुको। और स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक कितना है, दैट इज़ 25,000 वाला भी नेगेटिव। अब रीज़न ये है, देखो भाई आपके डेटर्स ने क्या किया, डेटर्स बढ़ गए। मैंने कहा डेटर्स बढ़ गए हैं, ऑटोमेटिकली आपका कैश कम हो जाएगा होगा, क्योंकि आपने अपने डेटर्स को पैसे दे दिए और पैसे गए हैं, और कोई चीज़ गई है तो वो डाउन हो जाएगी, यानी कैश कम हो जाएगा। पॉइंट। अब स्टॉक है तो स्टॉक आपने क्या किया, बढ़ा दिया, और स्टॉक बढ़ाने के पीछे रीज़न क्या होगा, कैश को कम करना। मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो कैश तो दिया होगा ना, तो कैश दिया है तो वो बाहर जाएगा, इट मीन्स नेगेटिव। लगी समझ। सो इन इंक्रीज इन एसेट एंड कैश इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ तक हो गया अब क्लियर। अब ये चीज़ तो आपको मैंने करवा दी है, अब यहाँ तक आपको ये दोनों, अब ये लास्ट चीज़ रह गई आपकी। मैंने इसलिए इस चीज़ की और आपको ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि ये तो आप कर चुके हो, अब यहाँ पे भी आ जाओ कि ये भी आपने कर लिया। डिविडेंड आपने अभी तक पे नहीं किया, अब इस चीज़ का भी दो दो इफेक्ट पड़ेंगे। वो क्या पड़ेंगे अब समझो। पहले नंबर पे आपने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कहाँ पे करना होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। डिविडेंड और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोनों ने क्या कर दिया, लिख दिया 25,000 नेगेटिव और 10,000 नेगेटिव। अब मैंने ये अगर इंटरेस्ट को ऊपर लेकर गया था तो इन दोनों को भी तो लेकर जाऊंगा ना। ये दोनों कौन से खास आए हैं, ये भी तो हमारे नॉन कैश ही बनेंगे। फिर अगर इंटरेस्ट और डिबेंचर्स आपका नॉन कैश है तो डिविडेंड भी तो नॉन कैश माने जाएंगे। अब ये देखो फिर, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना कितना आ गया आपके सामने, ये 25 आएगा और ये आएगा आपका 10,000 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ गए। अब एक चीज़ रह गई थी हमारी, दैट इज़ बिल रिसीवेबल, लेकिन अब ये डिक्रीज़ हुए हैं, इसका मैंने अब इम्पैक्ट समझाना है आपको। करंट एसेट है ये, अगर हम इंक्रीज़ को नेगेटिव बनाकर क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, फिर हम इसे ऐड करेंगे। दैट इज़ डिक्रीज़ इन करंट एसेट, बिल रिसीवेबल डिक्रीज़ हुए हैं तो 10,000 आपके बीच में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लगी समझ। यहाँ तक हो गया। अब हम बस करेंगे क्या, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, अगर आंसर मैच हो गया तो समझो सारा कुछ सही है।
अब ये देखो आपके सामने ही हम साथ साथ में कैलकुलेशन करेंगे, जो नेगेटिव होगा उसे हम लेस कर देंगे साथ साथ में। 10,000, फिर से 10,000, 15,000, 20,000 और लेस कर दो बीच में 50,000, फिर 25,000 भी लेस कर दो, फिर 25,000 ऐड करना है, फिर 10,000 आएगा और फिर से ही 10,000 आएगा। तो 60,000 आपके साथ इन सब का टोटल बन के यहाँ पे निकल आया। दैट इज़ नेट कैश फ्लो। अब फ्रॉम आएगा, ये भी मैंने बताया था फ्रॉम और यूज़, कि अगर आपका पॉजिटिव आंसर है तो फ्रॉम आएगा, नहीं तो यूज़ आएगा। अब फ्रॉम आ गया कहाँ से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। सो यहाँ पे आप लिखोगे बाहर 60,000 पॉजिटिव। लग गई समझ? अब एक चीज़ यहाँ पे, इस चीज़ को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि परचेज़ है, वहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दे लेना कि परचेज़ चीज़ क्या हो जाती है? नेगेटिव। सो इसलिए नेगेटिव हमने डाला है। सो ये आंसर भी तो नेगेटिव आएगा। 75 में से 60 गए तो यहाँ पे 15,000 जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव आई। अब ये देखो आगे, अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कि हमारा 50,000 आता है कि नहीं आता। अब ये देखो 50,000 लेस 50,000, ये तो जीरो आ गया। अब फिर से 50,000 ऐड कर लो, फिर 10,000 लेस कर दो, फिर 25,000 भी लेस करना है और लास्ट में 10,000 भी हमने लेस करना है। तो ये आपके पास क्या बनकर आया? 5,000 पॉजिटिव। ठीक है, अब 60,000 और 5,000 65,000। अब आपके सामने क्या आया? 65,000 में से अगर मैंने 15,000 लेस कर दिए तो क्या बन जाएगा मेरा? 50,000। लगी समझ? अब ये चीज़ आ गई ना आंसर। मेरे साथ साथ किया तो आंसर आ जाएगा, खुद करोगे फिर भी आ जाएगा। बस मेथड ये अपना लेना है, साथ साथ में जैसे मैंने किया वैसे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।